हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबॉर्शंस के बारे में कि ये अबॉर्शंस क्यों होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि कई बार प्रेगनेंसी लगती है लेकिन वो पूरे टाइम तक नहीं जा पाती। किसी के सिर्फ 10 दिन ऊपर होते हैं तभी उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर कई बार आप लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो और उसमें आता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई, जिसे कि हम अबॉर्शन कहते हैं। तो इन सब की वजह हमारे दिमाग में रहती है कि ऐसा क्या होता है बॉडी में, या हमारे कोई खाने पीने में गलती रह जाती है, या फिर हमने कोई गलत तरीके से चल लिया, उठ लिया, बैठ लिया, जिसकी वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो आज हम सही वजह जानेंगे कि आखिर अबॉर्शंस क्यों होते हैं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहे और आप किसी भी भ्रांति और मिथ में ना रहें और आप अपने ठीक डिसीजंस ले सकें आगे अपने फ्यूचर प्रेगनेंसीज के टाइम पे। तो अबॉर्शंस के जो रीज़न रहते हैं, इसमें अर्ली अबॉर्शंस हो जाता है, जिसको हम बात कर रहे हैं आज, जिनके जल्दी पहले या दूसरे महीने में जो अबॉर्शंस होते हैं, जिनको हम अर्ली अबॉर्शंस कहते हैं। इसमें देखा गया है कि जो 50% रीज़न रहता है वो जेनेटिक रीज़न रहता है। ये जेनेटिक रीज़न ऐसा नहीं है जो आपसे बच्चे को गया है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे अंडेदानियाँ होती हैं, जो हमारा गर्भ होता है उसके साथ में 2 अंडेदानियाँ होती हैं जिसमें कि अंडे रहते हैं। इनमें जो अंडे का अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है, मानिए कि 4 मिलियन एग्स रहते हैं, लेकिन इसमें जो एग्स रहते हैं उसकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। तो कई बार क्या होता है, जो एग रिलीज़ होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, या फिर जब जो स्पर्म आता है, जो पुरुष से स्पर्म आता है, कई बार उसकी क्वालिटी भी हो सकता है अच्छी नहीं हो, जिसकी वजह से जब वो स्पर्म खराब क्वालिटी का एग या खराब क्वालिटी का स्पर्म अगर जुड़ के जो भ्रूण बनाते हैं, जो एम्ब्रियो बनाते हैं, उसकी भी संरचना में बनते वक्त गड़बड़े होती हैं, क्योंकि उसकी एग की और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एम्ब्रियो बनता है वो अच्छा नहीं बनता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से उसका विकास एक थोड़े टाइम तक तो विकास होता है, फिर उसके बाद उसका विकास नहीं होता और उसका विकास रुक जाता है, जिसको कि हम अबॉर्शन कह देते हैं। तो 50% केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं जो कि पुअर एग की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी की वजह से होते हैं। अब इसमें क्या इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपके अबॉर्शन हुआ है तो ये जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ये कभी कभी होते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता कि एग की क्वालिटी ख़राब होगी। तो इसमें आपके फ्यूचर आगे भविष्य में प्रेगनेंसी में अच्छा बच्चे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड जो रीज़न रह सकता है वो है इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन नॉर्मली कई बार हमको बहुत तेज़ बुखार आ जाता है, वो वायरस कई बार इस तरह के वायरस होता है कि वो गर्भ में जाके शिशु का नुकसान भी कर सकता है। कई बार हमको इन्फेक्शन का पता नहीं चलता क्योंकि हमारे अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, जैसे हमें कोई बुखार नहीं आता, लेकिन हो सकता है हमें हल्की सी थकान हो रही हो, बॉडी एक हुआ हो, सिर्फ उतने ही सिम्टम वायरस ने हमारी बॉडी में लाए हैं, लेकिन वो अंदर जाके गर्भ में जाके उस शिशु के विकास को रोक सकता है। तो जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से भी मिसकैरेज होते हैं। ये वायरल इन्फेक्शंस अगर हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपको हर बार ही अबॉर्शन होगा, ये भी वन टाइम इवेंट होता है। हो सकता है आगे आपकी जो प्रेगनेंसीज है वो बिल्कुल ठीक रहे, तो इससे आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड हार्मोनल रीज़न रहता है। कई बार प्रेगनेंसी में जब बच्चा लगता है तो ओवरी से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कह देते हैं। वहाँ पे एक कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बनती है जो कि प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करती है शुरू के 3 महीने तक। 3 महीने के बाद फिर आवल नाल से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो हार्मोन होता है इसे हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ये बच्चे को गर्भ से चिपकने में मदद करता है, वहाँ पे उसको फलने में, फूलने में, अपना उसको जो खाना मिलता है गर्भ से वो सारी चीज़ों में मदद करता है, और ये गर्भ को शांत भी रखता है, जिसकी वजह से अबॉर्शन नहीं होते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में ये देखा गया है कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उस अमाउंट में नहीं बनता जितने की अमाउंट में बनना चाहिए, जिसकी वजह से भी अबॉर्शंस होते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसकी पहली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ है, तो उस प्रेगनेंसी में, करंट प्रेगनेंसी में हम शुरू से उसके प्रोजेस्टेरॉन जोड़ देते हैं। इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके कभी भी पहले अबॉर्शन हुआ है तो दूसरी प्रेगनेंसी में आप शुरू से नियमित डॉक्टर का चेकअप कराइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथा जो रीज़न रहता है वो होता है डायबिटीज़। कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके पहले से ही डायबिटीज़ होती है, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी में हमें पता चलता है ये डायबिटीज़ है। अगर किसी को डायबिटीज़ है
और वो कंट्रोल नहीं है, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो बहुत ज़्यादा जो शुगर बढ़ी हुई होती है उससे जो बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गर्भ को एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा वातावरण नहीं मिलता हाई शुगर वाले पेशेंट्स में आगे बढ़ने के लिए, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए अगर आप डायबिटिक हो या आपको प्रेगनेंसी में पता चला है आप डायबिटिक हो, तो आपकी शुगर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रीज़न जो देखा गया है वो है थायराइड। कई बार जो महिलाएं होती हैं उनको थायराइड की कमी होती है बॉडी में। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ऊपर ब्रेन से लेके पैर तक हमारे हर ऑर्गन को डेवलपमेंट के लिए, अपने नॉर्मल फंक्शन के लिए चाहिए रहता है। उसी तरह से शिशु को भी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए थायराइड की हार्मोन की आवश्यकता होती है। और अगर हमारी बॉडी वो थायराइड हार्मोन उचित मात्रा में नहीं बनाती है तो बच्चे का विकास भी रुक सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई प्रेग्नेंट पेशेंट हमारे पास आता है, शुरुआत में हम उसका थायराइड टेस्ट कराते हैं, और अगर वो उसका थायराइड टेस्ट बढ़ा हुआ आता है तो उसको हम थायराइड की दवाइयाँ देते हैं। तो अच्छा तो ये होगा, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रहे हैं, प्लान करने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले जाके एक बार डॉक्टर के पास अपने रूटीन नॉर्मल चेकअप में थायराइड का भी टेस्ट करा लिया जाए। अब कुछ ऐसी भी डिजीज़ होती हैं जो हम ऑटो इम्यून बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, इसमें हमारी बॉडी के अंदर हमारे ही शरीर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। जो गर्भ में शिशु होता है उसमें पैटर्नल यानी कि पिता की भी जेनेटिक आदि संरचना रहती है, जिसके अगेंस्ट पहले से ही कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ रहती हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ जाके बच्चे के सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे के विकास रुक जाता है और अबॉर्शन होता है। इस कंडीशन में हम कुछ पेशेंट्स का ये ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्ट कराते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो उनको कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, जिससे कि बच्चे का अबॉर्शन ना हो। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो कि अबॉर्शन जिनकी वजह से माना जाता है कि ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप ओबेसिटी की कैटेगरी में लाई करते हो, आपका BMI इंडेक्स मोर देन 30 है, तो बढ़े हुए वज़न से भी अबॉर्शन के रिस्क बढ़ते हैं। PCOD एक ऐसी बीमारी है जिसमें अबॉर्शन रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं PCOD में वो एक उचित मात्रा में नहीं होते, उनका बैलेंस ख़राब होता है, जिसकी वजह से बच्चे का भी विकास नहीं हो पाता है। दो और बीमारी होती है, एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रोसिस। एडिनोमाइसिस में बच्चेदानी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जब शिशु बनता है तो उसको उचित विकास होने के लिए जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है वो नहीं मिल पाता। ऐसे पेशेंट्स में भी अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं। एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें अंदर जो एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की 3 परतें होती हैं, जो सबसे अंदर वाली परतें हैं वो पेट के अंदर भी बनने लग जाती है, और उससे इस तरह के पदार्थ बनते हैं जो कि बच्चेदानी में शिशु का विकास नहीं होने देते। तो ये सारी भी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अबॉर्शन होने के क्या रीज़न्स रहते हैं। अबॉर्शन इस वजह से नहीं होता कि आपने कुछ गलत खा लिया, आपने पपीता खा लिया, पाइनएप्पल खा लिया, या आपने कोई बाज़ार का खाना खा लिया, या आपने कोई इस तरह की मेवा खा ली जो कि गर्म थी। अबॉर्शंस के ये रीज़न नहीं रहते हैं। ना ही ये रीज़न रहते हैं कि आपने गलत तरीके से ज़मीन पर बैठ गए, आपने सीढ़ियाँ चढ़ ली, इस तरह की आपने ट्रैवल कर लिया। ये सारे रीज़न्स भी नहीं होते। हाँ, लेकिन हम ट्रैवल करने को उन पेशेंट्स को मना करते हैं जिनमें प्लेसेंटा से ब्लीडिंग हो रही है, और अगर ब्लीडिंग चल रही है और उस कंडीशन में आपने ट्रैवल किया है तो हो सकता है कि अबॉर्शन उसकी वजह से हो जाए, नहीं तो अबॉर्शंस के ये रीज़न्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप जब भी, अगर आपके पहली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ है, आप अपने डॉक्टर से मिलें। जो भी आपके टेस्ट होंगे, जो कि ज़रूरी टेस्ट होंगे, वो कराए जाएंगे। और जब आप नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हो तो कुछ एक मेडिसिन, जैसे मैंने बताया, हम स्टार्ट करते हैं। फॉलिक एसिड हो गया जो कि बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है, विटामिन D भी आजकल हम ऐड करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऐड करते हैं, और कुछ और मेडिसिन भी ऐड की जाती है अगर आपके कुछ टेस्ट ख़राब है। जैसे अगर आपका थायराइड का टेस्ट ख़राब है या आपके ऑटोइम्यून डिजीज़ आती हैं तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ और मेडिसिन भी ऐड की जाती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से चेक कराइए और उनकी सलाह मानिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो अबॉर्शन को लेके कि आपके ये अबॉर्शन क्यों हुआ, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और बताइए। और ये भी बताइए साथ में किन चीज़ों को आपको खाने से मना करते हैं प्रेगनेंसी में जो कि अबॉर्शन कर सकती हैं, ताकि हम उसको लेके आपके लिए एक और वीडियो बनाएं और समाज में जो फैली हुई जो है मिथ्स हैं उनको हम तोड़ कर सकें, दूर कर सकें। थैंक यू सो मच।